अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान रखा है, उसको हम दूध से नहलाते हैं, क्योंकि दूध को हम बहुत पवित्र मानते हैं। देखिए ना, जब एक नई जिंदगी अस्तित्व में आती है, एक नवजात शिशु का पहला आहार भी दूध होता है। दूध का बहुत महत्व है और आज तो दूध ब्रांडेड हो चुका है, पैकेट्स में पैक होकर हमारे घर तक पहुंचता है। लेकिन वो दिन याद है ना आपको, जब कांच की बोतलों में दूध घर आता था? तो दिल्ली में पैक्ड दूध की शुरुआत दिल्ली मिल्क स्कीम के साथ हुई। किस विचार के साथ इस संस्था का आगमन हुआ, इसको स्थापित किया गया, किस किस तरह के पड़ाव आज तक इस संस्था ने देखे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रोफेसर बीएस बेनीवाल, जनरल मैनेजर दिल्ली मिल्क स्कीम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो प्रोफेसर बेनीवाल, सबसे पहले तो हमारी बधाई आप स्वीकार करें कि एक ऐसी संस्था जो पिछले 4 दशक से घाटे में चल रही थी, अब जाकर मुनाफे में है, अच्छा मुनाफा कमा रही है। कैसे ये संभव हो पाया? धन्यवाद। ये सब संभव हुआ बहुत से मैंने 2.5 साल पहले जब इस संस्था में मैं चुन के आया यूपीएससी के थ्रू, तो सबसे पहले मैंने देखा कि कोई भी फूड इस्टेब्लिशमेंट है वो घाटे में जा ही नहीं सकती जी। इसलिए मैंने क्रिटिकली एग्जामिन किया इसके हर एक एक्सपेंडिचर को, और जहां जहां कमियां थी ऐसे स्टेप्स लिए जिससे हमने जहां जहां घाटे वाले जो भी थे वो हमने लूप होल प्लग किए, तरह तरह के कदम उठाए। हमने दूध जो है, दूध की प्रोक्योरमेंट वो बढ़ाई हमने, ताकि हम ज्यादा दूध सप्लाई कर सकें। और जो पहले हमारे पास दूध हमें मिलता नहीं था सप्लाई करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, तो हमने पावर्स को, सभी तरह की पावर्स को, प्रोक्योरमेंट की, प्रोसेसिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको एक आदमी से लेके उसको डिसेंट्रलाइज किया, और हमने अपने दूध के सोर्सेज बढ़ाए। अच्छा दूध हम लेके आए और हमने उसको मार्केट में दिया, और हमने प्रोसेसेस जो है वो एफिशिएंट की जी। और शुरुआत बहुत पहले हुई थी 1959 में। किस विचार के साथ, किस उद्देश्य के साथ शुरुआत हुई डीएमएस की? देखिए, जब 1959 में शुरुआत हुई दिल्ली मिल्क स्कीम की, उससे पहले तो जो दूध था वो खुला ही बिकता था। हमारे यहाँ वैसे दूध बेचने का रिवाज था नहीं, लेकिन जो भी, जैसे मान लीजिए डेयरीज वगैरह ये शुरुआत की गई, तो बाहर से दूध खरीद के इसके प्रोक्योरमेंट सेंटर लगाए गए और उनसे दूध लाके और दिल्ली मिल्क स्कीम में ये कांच की बोतलों में पैक किया गया और दिया गया, क्योंकि दूध जो है वो एक कंप्लीट आहार है, कंप्लीट फूड है। तो दिल्ली की जनता को ये कंप्लीट फूड मिले, उनके बच्चों की सेहत अच्छी हो, और जो बुजुर्ग हैं या जो है बीमार हैं, उनकी सेहत को ठीक रखने के लिए, उनको दूध सप्लाई करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो जैसे 21 जो है हमारे चिलिंग सेंटर हम यहाँ स्थापित किए गए, और इसका महत्व इतना था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेजेंस में इसको इनॉग्रेट किया। उस वक्त दूध जो है थैलियों की बजाय बोतलों में पैक किया जाता था। और उस वक्त ये बहुत ही खास बात थी, क्योंकि अपनी तरह का पहली बार इस तरह का प्लांट लगा था और इतनी ज्यादा मात्रा में एक जगह दूध आता था। ये हिंदुस्तान का पहला ऑर्गेनाइज्ड प्लांट है, ये ऑर्गेनाइज्ड डेयरी है। और यहां तक मैं कहूंगा कि जो हिंदुस्तान में आगाज हुआ एक ये श्वेत क्रांति का, वो उसकी कंसेप्ट यहीं से हुई थी। और ये जितने भी फेडरेशंस हैं, ये जो इन्होंने मॉडल लिया है, चाहे कोई भी फेडरेशन हो, वो दिल्ली मिल्क स्कीम का मॉडल लिया था। ये फेडरेशंस और ये बाकी इदारे ये 70s में आने शुरू हुए थे, जबकि ये 1959 में
आ गई थी सबसे पहले। जी, लेकिन आज के वक्त की बात करें, अब कंपटीशन इतना ज्यादा है, शुरुआत डीएमएस ने की, लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ कि नेगेटिव चीजों को लेके खबर में डीएमएस ज्यादा रहा बजाय पॉजिटिव के? एक तो ऐसा हुआ कि क्योंकि ये अकेली डेयरी थी और इस पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। दिल्ली की जनता जैसे जैसे बढ़ती गई तो सारा प्रेशर दिल्ली मिल्क स्कीम पर था, और तो कोई डेयरी थी नहीं उस वक्त, तो डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। दूसरी बात ये हुई कि बहुत से जो सप्लायर्स थे, जैसे उन दिनों में हमने यहां 21 इनके चिलिंग सेंटर सेटअप किए, वो भी काफी सारे आबादी में आ गए, तो वहां जो पशुपालक थे उनकी वो तो नदारद हो गए और वहां भी कॉलोनीज बस गई, तो दूध मिलना कम हो गया और प्रेशर इस पर ज्यादा रहा जी। जब वो सारे चिलिंग सेंटर्स बंद हो गए हमारे 21, तो उनका सारा स्टाफ जो है मेन प्लांट पे शिफ्ट कर दिया गया। वहां एम्प्लॉइज की संख्या बहुत ज्यादा होगी तो थोड़ी सी जो लोकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने इसमें थोड़ा सा इंटरफेरेंस शुरू कर दिया और यहां वोट की राजनीति होने लगी। और उसकी वजह से, क्योंकि एक तो दूध नहीं था पूरी दिल्ली की कमी को पूरा करने के लिए, दूध की कमी को, और दूसरा फिर पॉलिटिकल इस तरह के कुछ इंटरफेरेंसेज उस वक्त होने लगे, तो उससे ये थोड़ी जो है इसमें इनडिसिप्लिन भी आया, तो इसकी वजह से ये थोड़ा नेगेटिव खबरों में। तो लेकिन चाहे कंपटीशन कितना भी हो, लेकिन डीएमएस का दूध आज भी लोगों को बहुत पसंद है, उसकी प्योरिटी की मिसालें दी जाती हैं, तो कैसे आप ये सुनिश्चित करते हैं कि ये दूध बिल्कुल अच्छा रहे, प्योर रहे? देखिए, इसमें दो बातें हैं। नंबर एक तो ये है कि दिल्ली मिल्क स्कीम भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है और सरकार का जो मेन उद्देश्य है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है जी। बच्चों की, पब्लिक की हेल्थ जो है वो सबसे प्राइम मोटिव है। तो हम जो दूध खरीदते हैं वो जो है सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है। हम जहां से दूध खरीदते हैं उनके कुछ हम पहले मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर हमारी टीम इंस्पेक्ट करके आती है, उनसे फिर हम दूध मंगाते हैं, और जब दूध आ जाता है तो उस पर हम तरह तरह के टेस्ट करते हैं। एक सैंपल पर हम 22 टेस्ट समझिए कि हाँ करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि ये दूध सबसे अच्छी क्वालिटी का है। तो और इसके अलावा बीच बीच में ऑफ एंड ऑन हम जो है कुछ टेस्ट सरकार की जो अप्रूव्ड लेबोरेटरीज हैं उनसे भी करवाते रहते हैं बार की उससे, और इसमें चाहे केमिकल टेस्ट हो या माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी हो, सब तरह की क्वालिटी देखने के बाद ही हम दूध को लेते हैं। और जब एक बार दूध एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसकी चिकनाई देखते हैं, फिर उसको जो है हम स्टैंडर्डाइज करते हैं और उसके बाद हम इसको पैक करते हैं। पैक करने के बाद भी मार्केट में भेजने से पहले, पब्लिक को देने से पहले उसका दोबारा से फिर हम सारी क्वालिटी देखते हैं जी। ताकि उसमें कोई किसी तरह की कमी ना रहे। तो एक तो ये हो गया कि ये दूसरी बात, ये दूसरों से इसलिए भी अच्छी रहती है कि दूसरे लोग कस्टम पैक करवा लेते हैं अपना कुछ दूध, जबकि हम सारा दूध हमारा हम खुद खरीदते हैं, यहीं मंगाते हैं, यहीं प्रोसेस करते हैं और यहीं से बेचते हैं, इसलिए हमारा दूध दूसरों की बजाय अच्छा रहता है। और आप कोई भी जैसे देखिए कि इसमें यूरिया, कास्टिक या वेजिटेबल फैट या इसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, ये सारे के सारे जो है, हमारी लैब जो बहुत अच्छी वेल इस्टेब्लिश्ड लैब है, आज से नहीं बहुत पहले से भी, और हमने इसमें कई टेस्ट नए भी जोड़े हैं, तो इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं कि इसमें दूध की गुणवत्ता किसी भी तरह से कम रहे। और समय समय पर हम फीडबैक भी लेते रहते हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनका भी हम जो है दूध के बारे में उनको एजुकेट करते रहते हैं, और तरह तरह के टेस्ट जो है हम उनको उनके सामने करके दिखाते हैं, हमारा ही अपना दूध, जिससे कि उनको तसल्ली हो कि हम जो दूध पी रहे हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दूध है। इस तरह से हम दूसरे सबसे, चाहे वो कोई भी हो, उनसे हमारा दूध
अच्छा है। तो ये लेबोरेटरी में जो टेस्ट किए जाते हैं, इसमें आप फिर अपडेट भी करते रहते हैं अपने आप को कि कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है अगर देखने की कि कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि दूध में एकदम प्योर है, किसी तरह की मिलावट नहीं है, तो आप धीरे अपने आप को अपडेट करते रहते हैं? बिल्कुल करते रहते हैं, बल्कि यहाँ तक कि हम जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उससे हम लगातार संपर्क में रहते हैं। हमारे जो केमिस्ट हैं, हम उनको ट्रेनिंग पर भेजते रहते हैं, और यदि कोई भी मान लीजिए नया टेस्ट आया है दूध को टेस्ट करने के लिए, तो हम उसको अपने शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं। इस तरह के, बल्कि हमारे पास कई ऐसे भी हैं, जैसे एनडीआरआई ने किट्स डेवलप की है जो एकदम से देख के भी, इवन चाहे आप फील्ड में हैं, उसको दूध को टेस्ट कर सकते हैं। ये हम और इतनी बड़ी मात्रा में प्लांट में दूध रखा जाता है, तो उस दौरान किस किस प्रोसेस से वो गुजरता है? देखिए, सबसे पहले तो दूध जब आता है उसको हम उसका सैंपल लेते हैं और उसको ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट बोलते हैं। सबसे पहले उसको देखते हैं कि इसमें प्रथम दृष्टया ये देखने में, सूंघने में, रंग में ऐसा ये ठीक है या नहीं है। और जैसा आपने बताया कि 22 तरह के कम से कम टेस्ट होते हैं, फिर पैकेजिंग के टाइम क्या एहतियात रखें? पैकेजिंग के टाइम हम ये एहतियात रखते हैं कि उनको, जो हम दूध पैक कर रहे हैं, उसका तौल पूरा हो, ऐसा ना हो कि हम कंज्यूमर को जो है कम दूध दें। जी जी। इसके अलावा जो हमारी फैट परसेंट है, मान लीजिए फुल क्रीम मिल्क है, उसमें हम 6 की बजाय 6 से थोड़ा ऊपर रखते हैं फैट परसेंट। इसी तरह टोन्ड मिल्क है, उसमें 3 से थोड़ा ऊपर रखते हैं जी। इसके बाद जब ये पैक हो जाता है तो भेजने से पहले दोबारा फिर टेस्ट करते हैं। ओके। तो प्रोफेसर बेनीवाल, लेकिन यहाँ पे बहुत जरूरी है कि अच्छा दूध बन रहा है, अच्छा प्रोडक्ट है, लोगों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, वो कैसे आप करते हैं? हमारे पास 600 के लगभग बूथ्स हैं जो कि सरकार ने हमें दिए हुए हैं। ये उसी वक्त, जिस वक्त ये स्कीम बनी थी, तो अलग अलग जगह पर 600 बूथ्स हैं। तो हमारी वैन जो है वो उन बूथ्स तक लेके बिल्कुल टाइमली, हमने अलग अलग रूट बना रखे हैं और वो सुबह सुबह बड़ा टाइमली वहां तक पहुंचा देते हैं। और जो हमने, जैसे वार विडोज हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, इस तरह से, या हैंडीकैप्ड हैं, उनको हमने प्रायोरिटी पर वो बूथ्स दे रखे हैं ताकि उनको रोजगार भी मिल सके और वो फिर आगे अलग अलग जगह पर वो दूध बांटते हैं। लेकिन आपको लगता है प्रमोशन की कहीं थोड़ी कमी है? नहीं, प्रमोशन की देखिए कमी, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। आप किसी भी चीज में जो है इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगला जो हमारा ध्यान है वो मार्केटिंग की तरफ है, वो हम इसको ज्यादा ध्यान देने वाले। तो यहाँ पे हम बार बार बात कर रहे हैं कि मुनाफा हुआ है, अच्छा इंप्रूवमेंट किया है पिछले 4 दशक से, जहां थोड़ा नुकसान में चल रही थी संस्था, तो आंकड़े क्या कहते हैं, कितना सुधार हुआ, कैसे हुआ है? देखिए, पिछली साल जो घाटा था वो 28 करोड़ से ऊपर घाटा था। अच्छा। उससे पिछले साल तकरीबन 9 करोड़ के लगभग घाटा था। उससे पिछले साल 25 करोड़ से थोड़ा ज्यादा घाटा था। इस तरह से ये घाटा चला आ रहा था। लेकिन इस बार हमारा जो सरप्लस इनकम है, ऑपरेशनल सरप्लस है, वो 16.4 करोड़, यानी कि हम सरप्लस है। अच्छा, घाटे की बजाय हम जो है सरप्लस है अब की बात। जी, जी, जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी हम सरप्लस में रहेंगे। इस साल जो 2013-14 है, इसमें भी हम सरप्लस में रहेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये इसी तरह से ये सिलसिला बिल्कुल, और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। धन्यवाद। तो यहाँ ये बताएं कि एक सरकारी संस्था जब होती है तो कुछ कानून है, कुछ नियम है, उनके अंडर उनको फॉलो करते हुए ही आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे में थोड़ी लिमिटेशन महसूस होती है? देखिए, ये जो सरकार ने कायदे कानून बनाए हैं, ये मेरे लिए तो बनाई नहीं है। तो मेरे लिए सरकार कैसे बदलेगी? हम इसी सिस्टम में रह के हमें काम करना होगा। हम इसी सिस्टम में रह के, और हम फायदा भी लाएंगे। फायदे से ज्यादा जरूरी जो मैं कह रहा हूं, क्वालिटी। हम जो है अच्छी से अच्छी क्वालिटी का दूध दिल्ली की जनता को पिलाएंगे और हम इसी सिस्टम में रह के काम करेंगे। सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन्हीं नियमों में रह के हमें, और ऐसी बात नहीं है कि हम उन नियमों में, सरकार का कोई नियम हमें नहीं रोकता कि आप अच्छा काम ना करें या आप ज्यादा काम ना करें।
या आप मुनाफा ना कमाएं, सरकार का तो कोई कानून नहीं कहता। ऐसा मेरा मानना है कि हम उन नियमों में रह के भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। मगर फिर भी आपकी कोई उम्मीदें हैं सरकार से, कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ बदलाव, कहीं पे कुछ आप चाहते हैं, कोई सुझाव है आपके? नहीं, देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई बिजनेस का या कोई कमर्शियल एक्टिविटी है तो कभी आपको एकदम से डिसीजन लेना पड़ता है। तो उस वक्त यदि ऑटोनॉमी थोड़ी सी ज्यादा हो तो आप डिसीजन ले सकते हैं जी। लेकिन क्योंकि ये डेमोक्रेसी जो है वो एक सिस्टम ऐसा है, थोड़ा बोझिल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि सरकार मेरे लिए सारे कानून कायदे बदल दे, लेकिन फिर भी यदि मुझे थोड़े ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी तो अब मेरा काम थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर नहीं मिलेगी तो भी मैं इस सिस्टम में भी और भी ज्यादा अच्छा काम करूंगा। तो ये अमूमन जब हम आम व्यक्ति ये सब बातें सुनता है कि दूध को ऐसे टेस्ट किया जाता है, फिर ये सुनिश्चित किया जाता है कि उसमें जो कंपोनेंट्स होने चाहिए वो सारे हैं, अगर दूध खरा नहीं उतरता तो उस दूध को आप क्या करते हैं? वो डिस्कार्डेड मिल्क का क्या होता है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि हम जहां से दूध खरीदते हैं, चाहे वो फेडरेशन का है या किसी प्राइवेट कंपनी का है, उसके कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड को वो मीट करेगा हमारा सप्लायर। उसके बाद हमारी टीम अलग अलग, जिसमें क्वालिटी का आदमी होगा, प्रोसेसिंग का आदमी होगा, और जो है एक आदमी इकोनॉमिक्स का या कॉमर्स का होगा, वो सारा जाके उसको देखेगा कि वाकई अच्छा दूध सप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके बाद वो हमें दूध सप्लाई करेगा। उसके बाद हम उसके ऊपर ये टेस्ट करेंगे। यदि मान लीजिए लेश मात्र भी शंका हुई, हम उस टैंकर को बार कर देंगे, हम दूध नहीं लेंगे। हम बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे दूध की क्वालिटी से। हम थोड़ा नुकसान खा सकते हैं लेकिन हम दूध की क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और हम अपने बच्चों को जहर नहीं पिलाएंगे। जी जी। और आप इससे पहले आप प्रोफेसर रहे हैं, टीचिंग में आप रहे, तो उस तजुर्बे ने यहाँ पे कुछ काम आया आपके? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां मैं 40-50 बच्चों की क्लास को पढ़ाता था, और यहां मैं आया तो मेरे पास तकरीबन 1100 स्टूडेंट थे। तो अच्छा है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का तजर्बा है जी। लेकिन वो बातें बहुत काम आई हैं मेरे, क्योंकि टेक्निकली प्लांट में जो भी ऑपरेशंस हैं मुझे सबकी जानकारी है, किसमें क्या चेंज किया जा सकता है, कहां पैसे बचाए जा सकते हैं, कौन सी प्रोसेस को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो हमने किया भी है, और हमने बहुत सारा हर चीज में हमने पैसे बचाए। देखिए, हमने 10% पैसा पॉलीफिल्म में बचा लिया, उसकी थिकनेस को कम करके जी। थिकनेस, एक्स्ट्रा थिकनेस हमारे किसी का, हमने थिकनेस कम कर दी। हमने सोलर वाटर हीटर लगा के हमें रोज 200 लीटर डीजल बच रहा है, वो बचा लिया। बिजली की जो हमारी कंट्रैक्ट डिमांड थी वो 3200 थी, हमने वो कम करके 2050 करवाई। उससे कुछ तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो डिमांड कम करवाई है, क्योंकि हमें इतनी बिजली की जरूरत थी नहीं इतने लोड की जी। तो उससे हमें पैसे बच गए। इसी तरह से आप पानी में देखिए, हमने जो पानी की बचत की है, हमने जो स्टीम है उसमें कंडेंसेट रिकवरी सिस्टम लगाया, तो उससे हमारी पानी की बचत हो गई। इसके अलावा जैसे देखिए, जो हम टैंक्स वगैरह धोते हैं, बैलेंस टैंक या दूसरे साइलोज वगैरह, उनकी जो वॉशिंग है, उनकी वॉशिंग जो लास्ट वाली, जो कि वो फर्श को धोने में काम में ली जा सकती है, वो हमने ली। तो यानी आपके आइडियाज ऐसे रहे कि हर जगह से आपने कहीं ना कहीं बचा लिया, चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो मैन फोर्स कहीं पे ज्यादा लग रही थी तो। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए भी प्लीज आप बताएं कि उनके लिए क्या आपकी तरफ से खास किया गया? एम्प्लॉयज जो है, देखिए, टीम के बगैर सर्टेनली मैं उस टीम का कैप्टन हूं, लेकिन मुझे देखना होता है कि मेरे मेंबर कैसे काम करते हैं, मेरे टीम मेंबर। तो मैंने सबको मोटिवेट किया और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की। जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स थे, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम थी, किसी का कोई प्रमोशन रुका हुआ है या जो इस तरह का, मैंने बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम किया। मैंने ओपन दरबार लगा के सबकी प्रॉब्लम सुनी जी।
और वहीं उनका सॉल्यूशन किया। अच्छा। यदि उसका प्रमोशन होना है तो मैंने सभी अपने मैनेजर्स और ऑफिसर्स बिठाए और वहीं और उनको छूट दी कि आप जो है अपने साथ कोई दूसरा भी, यदि आप नहीं बता सकते तो दूसरा भी ले आओ, आप हमें प्रॉब्लम बताइए। और हमने उसी दिन उसके ऑर्डर किए, यदि उसका जायज है। उसकी इंक्रीमेंट रुकी हुई है, यदि उसकी बढ़ती है वो भी उसी दिन ऑर्डर किए। उसको मकान नहीं मिला, उसका बनता, उसी दिन ऑर्डर हमने किए। और इस तरह से शायद लोगों में भी और मोटिवेशन रहा काम करने का। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि दिस इज गिव एंड टेक। जब उनको लगा कोई हमारे लिए काम कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, तो हम भी उनके लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप ये देखिए कि आप जैसा आपने पूछा कि यहाँ जो है बड़ी गलत बातों के लिए न्यूज में आती थी। इवन यूनियंस जो कि जिनके बारे में कि मैं आया तो मुझे बताया गया हर जगह कि भाई यूनियन जो है वो बड़ा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मैंने उनको भी मेन स्ट्रीम में लिया और यूनियंस दे आर हेल्पिंग मी। आज वो मेरी सहायता कर रही हैं सभी यूनियन। तो यही है कि हर जगह आपने अपने विचार लगाए, एक नई अप्रोच रखी जिससे कि सब कुछ सुधरता है। प्रोफेसर बेनीवाल, ये भी उम्मीद करते हैं शायद आने वाले वक्त में ये कहानी आप शायद लिखें जो इतने लोगों को मोटिवेट करे और हो सकता है आगे चलकर वो कोई फिल्म का भी रूप ले ले। चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर बेनीवाल यहाँ आने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमें बताने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सफर यहीं तक, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मनोरंजन और जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। इजाजत दें। नमस्कार।